चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल समाचार है? बारिश के मौसम में तुम लोग भी पढ़ने वाले, मैं भी पढ़ाने वाला। टीचर को तो बस ऐसे ही बच्चे चाहिए कि कुछ बच्चे भीग के भी पढ़ने चले आए बस। चलो असाइनमेंट निकालो। कल जो मैंने तुमको दिया था क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट वाला, कल की क्लास में हम लोगों ने जर्नल के ऊपर सारी की सारी वो गोल्डन रूल डिस्कस कर लिया था। आज अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीख जाते हैं और काउंट्स अच्छा हो जाता है। चलो असाइनमेंट निकाल लो। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट, हाँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलो देखो उसके क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। इसमें से आपको बताना है कौन सा पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। चलो देखो, निकाल लो, कॉपी निकाल लो। बताएं तो हैं, बैंक और डेटर कल बताए तो कि पर्सनल अकाउंट का हिस्सा होते हैं, रियल अकाउंट का एक्सेप्शंस होते हैं, और किसके हिस्सा होते हैं? पर्सनल अकाउंट का हिस्सा होते हैं। हाँ, नहीं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, बैंक और डेटर्स वो सीधे, अभी आप याद रखिए, पर्सनल अकाउंट में होते हैं। अगर उसमें आप क्लासिफाई कीजिएगा तो डेटर्स किसी का नाम होता है, डेटर्स किसी का नाम होता है, और बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इन दो केसेस में वो चले आएंगे। चलो देखो बच्चों, एग्जाम में मैं तुमको प्रेजेंटेशन स्किल भी सिखाऊंगा। देखो, प्रेजेंटेशन स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करता है बच्चे के नंबर को इन्हांस करने में। मैक्सिमम बच्चा कॉन्सेप्ट को सीख तो जाता है लेकिन उसको प्रेजेंट करने नहीं आता, और जब तक उसको प्रेजेंट करने नहीं आएगा वो अपने काबिलियत के अकॉर्डिंग कभी भी मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता। अच्छा, और इस स्किल के साथ खास बात क्या है कि अगर आप ये स्किल एक बार सीख जाते हो तो ये आपके जीवन में हर पड़ाव में आपको मदद करेगा। चाहे आप 12वीं के बाद किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे तो आईएएस का एग्ज़ाम दोगे, एसएससी का एग्ज़ाम दोगे, बीपीएससी का एग्ज़ाम दोगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इन टॉप एग्ज़ाम को कंसिडर कर रहा हूँ। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में क्या है ना बच्चों, आपको मेंस का पेपर लिखना होता है। जैसे प्री क्या होता है, प्री ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको गोले भरने हैं। लेकिन प्री निकालने के बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, और मेंस होता है सब्जेक्टिव। और जाहिर सी बात है, जहां लिखने की बात आई, फिर लिखने की शैली तो एग्जामिनर देखेगा ही, उसी के हिसाब से आपको नंबर देगा। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल कहने का मतलब है आसान भाषा में कि आपकी लिखने की शैली कैसी है, और इस पर कोई टीचर भी ध्यान नहीं देता। लेकिन मुझे पता है कि इसके बिना ना ही आपके नंबर आ सकते हैं, क्योंकि देखो, एग्जामिनर और स्टूडेंट का, आपने पेपर दे दिया, आपका पेपर एग्जामिनर के पास चला गया जो आपका पेपर चेक करेगा। तो स्टूडेंट और एग्जामिनर के बीच में कैसा संबंध है? ना तो एग्जामिनर ने आपकी शक्ल को देखा है, ना आपकी पर्सनालिटी को देखा है, ना ये जानता है कि आपके चचा विधायक हैं या मंत्री हैं या कुछ हैं। तो वो नंबर कैसे देगा अच्छे? तो जाहिर सी बात है, उसके पास जो कॉपी है, उसके पास जो आपकी कॉपी है, वो आपके पूरे चरित्र के बारे में उस एग्जामिनर को बताएगी। और एक माइंडसेट हम लोग कैसे कर लेते हैं, लोग को देख के ही कि अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, उसके रंग रूप से, उसके पहनावे से, उसके बोलचाल की भाषा से। तो वैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी को देख के सबसे पहले ये जज करेगा कि बच्चा जो है वो टैलेंटेड है, बच्चा जो है वो अच्छा है, बुरा है, उस आपकी लिखने की शैली के अंदाज से। तो इसीलिए बच्चों, आपको अपने आंसर शीट को कैसे बेहद खूबसूरत बनाना है, क्योंकि खूबसूरत चीज़ सभी लोगों को पसंद आती है। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको खूबसूरत चीज़ें अच्छी ना लगती हों। तो मेरे क्लास में मार्क्स बच्चों के आने का मुख्य कारण क्या है कि मैं इस स्किल के ऊपर बहुत ही फोकस करता हूँ।
आप सीख जाओगे, लेकिन अगर प्रेजेंट करना नहीं जानोगे आपके नंबर कभी भी नहीं आ सकते। नंबर आएंगे, लेकिन 90 से ऊपर जाने का जो सफ़र है ना, ये सफ़र आसान नहीं होता। आप 80 तक स्कोर कर दोगे, हो सकता है 80 से 90 भी स्कोर कर दो, लेकिन 90 के ऊपर जाने के लिए आपको तो बारीकियों पर ध्यान देना होगा। 90 के ऊपर सारे बच्चे नहीं जाते, लेकिन 70-60 के ऊपर लगभग बच्चे रहते हैं। तो 90 के ऊपर जाने के लिए वो क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको करनी है, तो वो यही सारी चीज़ें हैं क्लासरूम के अंदर में, और कई सारी चीज़ों को बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन स्किल में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिलहाल उसका पहला हिस्सा, इस प्रेजेंटेशन स्किल का पहला हिस्सा मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती है आंसर शीट्स को तैयार करने में। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कि चलो बच्चों आओ क्वेश्चन 1 करते हैं। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन 1 आएगा, तो बहुत बच्चा क्या करेगा, आंसर जब लिखना शुरू करेगा तो सीधे ऐसे लिखेगा। कॉपी में एक लाइन दी होती है, कॉपी में एक लाइन दी होती है, वो इस लाइन के पहले लिखेगा क्वेश्चन 1 हो गया, और यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर देगा जो भी उसका आंसर है, जो भी उसका आंसर है। क्या आपने अब तक जितना एग्जाम दिया है उसमें ऐसे ही लिखे हो, लाइन के पहले क्वेश्चन 1, या कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन 1। आप कैसे लिखते थे, लाइन के बाहर इधर या इधर, शायद ऐसे ही लिखते थे, या आप ऐसे लिखते होगे, ज़्यादा हुआ तो Q का फुल फॉर्म लिख दिया क्वेश्चन 1, ऐसे लिखते थे, ऐसे कर देते होगे ज़्यादा हुआ तो यही सारी चीज़ें हमको सुधार लेनी है। ये एक नॉर्मल बच्चा लिखेगा, एक एक्सेप्शनल बच्चा इसी चीज़ को काफ़ी अच्छे ढंग से लिखेगा, जिससे एग्जामिनर देख के काफ़ी अट्रैक्ट होगा। होता क्या है बच्चों कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सीक्वेंस से नहीं करते हो। देखो मैं जो बातें आपको बताऊंगा ना, आप कहोगे हो यार सर तो सच में बता रहे हैं, आज तक हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए था, आपको महसूस होगा। अब देखो क्या हुआ कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी सीक्वेंस से नहीं करते हो। कभी क्वेश्चन 1 करोगे, फिर कभी क्वेश्चन 7 करोगे, फिर कभी क्वेश्चन 13 करोगे, फिर क्वेश्चन 5 पर आ जाओगे। तो जब तुम लाइन के इधर ऐसे लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को देखने में बड़ी तकलीफ होती है, और कॉपी चेक करने वाले को तुम जितना तकलीफ दोगे वो तुमको उतना कम नंबर देगा, और उसको जितना सहूलियत दोगे वो खुश होकर तुमको उतना ही अधिक नंबर देगा। तो आज के बाद सबसे पहली चीज़ तो आपको ये सीख लेनी है कि आज के बाद दुनिया के किसी कॉपी में आंसर आप ऐसे करके नहीं लिखोगे। तो सर कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। यही सारी चीज़ें आपको यूनिक बना देंगे। लाइन के आपको लेफ्ट साइड नहीं, लाइन के बाद जिधर आप आंसर लिखना शुरू करते हो, बिल्कुल उसके टॉप पे बिल्कुल बड़ा से लिखना सॉल्यूशन टू बड़ा सा बिल्कुल क्वेश्चन, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन 1 एकदम बड़ा सा, और इसको बढ़िया सुंदर ढंग से अंडरलाइन कर देंगे और एक लाइन छोड़ के अपने आंसर को लिखना शुरू करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आएगा तो अगला क्वेश्चन में लिख देंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 7। फिर अगला आएगा तो लिख देंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 18, और अंडरलाइन करेंगे बड़े में, और एक लाइन या 2 लाइन छोड़ के आंसर को लिखना शुरू करेंगे। तो अब एक बात बताओ, एग्जामिनर को ये ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा या ये ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा? ऑफ कोर्स सी बात है। तो उसको कंफर्टेबल तुम करो। आप देखते हो जब दोस्ती करनी होती है तो जब तक 2 इंसान एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं होगा तब तक खुल के बातें नहीं कर पाता है। तो आपको एग्जामिनर को क्या करना है, कंफर्टेबल करना है। देसी भाषा में कहे तो उसको मोह लेना है, अपने जाल में फंसा लेना है, मोहनी शक्ति का इस्तेमाल करके। तो अब सामने तो है नहीं कि करेंगे, कॉपी में मोहनी शक्ति डालेंगे। तो ऐसे बहुत सारी रहस्य मैं आपको कॉपी के अंदर बताऊंगा, छोटी छोटी बातें जिसका ध्यान रख के आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो कॉपी में सबसे पहले हेडिंग दे दो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1।
ऊपर वाला असाइनमेंट बेटे, ऊपर वाला रखो ऊपर, हाँ थ्योरी वाला ज़रूरत नहीं है अभी। चलो देखो क्या बोला क्वेश्चन में कि हमको क्लासिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो इसका प्रेजेंटेशन देखो, 3 चीज़ें हमको बतानी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इधर देखो, सबसे पहले एक बक्सा बना लेंगे, एक बक्सा बना लेंगे, बक्से को 3 हिस्से में डिवाइड कर देंगे, बक्से को 3 हिस्से में डिवाइड कर देंगे और हेडिंग बना देंगे सबका। एक हेडिंग में लिख देंगे कि जितने सारे पर्सनल नेचर के अकाउंट हैं मैं यहाँ लिखूँगा, जितने सारे रियल नेचर के अकाउंट हैं मैं यहाँ लिखूँगा, और जितने सारे हैं, और जितने रख दीजिए, हम पलट लेंगे, जितने सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं, ठीक है, जितने सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं मैं यहाँ लिखूँगा। चलो बक्सा बना लो, एक एक करके फिर हम पढ़ेंगे और लिखना शुरू करेंगे। लगता है बारिश बस हमारे आने के लिए हल्की हुई थी, फिर तेजी से होने लगी। अच्छा बच्चों, मेरी इस क्लास से पहले आप बच्चों की कोई अकाउंट और क्लास तो नहीं होती ना? नहीं होती ना, ठीक है, आप रखिएगा भी मत सुबह की क्लास, क्योंकि मैं क्या है कि धीरे से जब थोड़े दिनों के बाद मैं क्लास को 2 घंटे का करूँगा, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे से आपका जो ये सब्जेक्ट है सिर्फ अकाउंट ही चल पाएगा, बाकी तो रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने प्लान किया है कुछ दिन के बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद नहीं होगा तो 2 घंटे की क्लास में सुबह भी रख दूँगा, जिससे क्या होगा 2 सब्जेक्ट्स हमारे पैरेलल चलेंगे एक साथ। चलो अब देखो बच्चों, अब एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और बस आपको दिमाग लगाना है, कल वाली चीज़ें याद रखनी है। पर्सनल कब होता है, रियल कब होता है, नॉमिनल कब होता है, आसान भाषा में जितने सारे नाम हैं, चाहे इंसान के हों, कंपनी के हों, वो सारे के सारे पर्सनल, जितने सारे एसेट्स हैं वो सारे के सारे रियल, 2 को छोड़कर कौन कौन, बैंक और डेटर्स, और जितने सारे खर्चे हैं या हानि है, नुकसान है, या जितने सारे आमदनी हैं या मुनाफा है, ठीक है, हाँ वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, नॉमिनल। आओ ज़रा अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। देखो 1 नंबर में क्या लिखा है, क्या लिखा है, कैश। किस वाले बक्से में लिखूँ ज़रा बता दो। कैश क्या होता है, रियल होता है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, रियल वाले बक्से में लिख दूँगा कैश, सिंपल कैश। अच्छा अगला देखो क्या है 2 नंबर, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है बच्चों, देखो ये चीज़ मैं तुमको बताया नहीं, इधर देखो क्या होता है कि जब भी आप बिजनेस में, ये आपका बिजनेस है, मान लो ये आपका बिजनेस है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में डालना पड़ता है पैसा, तो उसको अकाउंटिंग की भाषा में कहते हैं कि आपने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया। आपने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, पूंजी। लेकिन जब आप इसी बिजनेस से ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल लेते हो, इसी बिजनेस से ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल लेते हो, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स। और पैसा निकालते हो किसके लिए, तो भैया पैसा निकालते हो पर्सनल यूज़ के लिए। किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए। तो उस वाले पैसे के हिस्से को क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो चलो अब एक बात बताओ, ड्राइंग्स किस नेचर का होगा तुम्हारे हिसाब से, सोचो जरा। मान लो बिजनेस में जब पैसा लगा तो ये पैसा किसी व्यक्तिगत इंसान का लगा, तो जाहिर सी बात है पैसा कौन लगाया, तो वो पर्सनल अकाउंट का हिस्सा होगा। तो पैसा जो निकाला वो भी तो व्यक्तिगत इंसान का ही होगा, वो भी तो व्यक्तिगत इंसान का ही होगा। तो भैया ड्राइंग्स भी क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तो ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट वाले बक्से में लिख दो,
ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट वाले बक्से में लिख दो। चलो उसके आगे देखो क्या लिखा है, कैपिटल। उसके आगे लिखा है कैपिटल। बताओ कैपिटल क्या होगा? अभी बताया कैपिटल भी क्या होगा, पर्सनल होगा। कैपिटल पूंजी, बिजनेस में जो पैसा लगाया, जो पैसा निकाला, दोनों व्यक्तिगत इंसान का ही होता है। चलो आगे देखो क्या है, बैंक। चलो बैंक बता दो। बैंक वैसे तो होता है सर एसेट, लेकिन आपने बताया है कि एक्सेप्शनल केस है, बैंक जाएगा किस में, पर्सनल में। तो पर्सनल वाले बक्से में मैं लिख देता हूँ बैंक को, लो बैंक। चलो अगला देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड। तुम दुकान पर गए सामान खरीदने के लिए, तुम लोगों को दुकानदार ने कहा सर जी सामान लोगे तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो डिस्काउंट तुम्हारे लिए फ़ायदा है या नुकसान है? और जहाँ फ़ायदा या नुकसान जुड़ता है वो क्या हो जाता है, नॉमिनल। सिंपल, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, नॉमिनल। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगला क्या है देखो, इंटरेस्ट पेड। तुमने ब्याज चुकाया है, तो ब्याज चुकाया है तो खर्चा है ना, और जहाँ खर्चा वर्ड आ गया क्या हो जाएगा, नॉमिनल, सिंपल। तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड लो। चलो अगला देखो जरा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ओहो, अगर सिर्फ सैलरी होता तो क्या होता, नॉमिनल होता, लेकिन फिर मैजिकल वर्ड आ गया। तो मैजिकल वर्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। तो पर्सनल में डाल दो किसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी को। इसीलिए तुमको बक्सा बना दिया है, मैजिक बक्सा। अगर आउटस्टैंडिंग नहीं लगा होता बच्चों तो क्या होता ये, तब नॉमिनल हो जाता। बिल्कुल सही। चलो अगला देखो क्या है, बैड डेट्स रिटन ऑफ। ओहो, चलो क्या हो गया, अब ये नया शब्द आ गया हमारे पास, हमारे डिक्शनरी में, बैड डेट्स। आओ ज़रा इसका मतलब समझ लेते हैं। कल हमने मतलब समझा था डेटर्स का। किसका मतलब समझा था, डेटर्स का। ये देख रहे हो यहाँ एक तरीके से बैड डेट्स, मतलब थोड़ा सा अगर और बढ़ा दे तो ये डेटर्स ही पढ़ लेंगे। मतलब ये बैड डेट्स जो लिंक होता है बच्चों, ये डेटर से लिंक्ड होता है। डेटर का मतलब क्या होता है कि जब आपने उधार माल बेचा और आपको जिससे पैसा लेना है, आपको लेना तो है लेकिन सामने वाले ने दिया नहीं, सामने वाले ने दिया नहीं। कई बार देखते हो किसी को बोलते हुए कि आज के बाद उधार नहीं बेचेंगे, पैसा मिलता ही नहीं है, डूब जाता है। क्या होता है, डूब जाता है, लोग पैसा देते ही नहीं है, भूल जाते हैं लेने के बाद। तो डैट इज़ व्हाट, बैड डेट्स। तो ये एक बात बताओ, ये बिजनेस के लिए हानि है या फ़ायदा है, लॉस है या प्रॉफिट है, लॉस है। और जहाँ हानि जुड़ गया तहाँ चेहरा क्या हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। तो मतलब अभी तो नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा है ये। अच्छा हाँ, यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स, नॉमिनल अकाउंट के बक्से में लिख दो बैड डेट्स। तो देखो तो हाँ, रिटन ऑफ का मतलब है कि तुमने उसको खाते से अब हटा दिया है, मान के कि अब ये मिलने वाला है नहीं। चूंकि डेटर्स तुमने अपने खाते में रिकॉर्ड किया है ना कि इससे पैसा मिलना है, अब बिना मतलब का ढो रहे हो, मिला नहीं आज तक, तो हटा दो उसको, अपने खाते से हटाओ। अच्छा, इसी में पता है क्या आएगा, इसी में आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। एक आएगा देखना, बैड डेट्स रिकवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो गया। पहले तो उसने कहा कि मैं जो मर्जी कर लो, मैं पैसा दूंगा ही नहीं। बाद में समझाया बुझाया किसी ने तो कहा चलो अब पैसा दे दूंगा। तो मेरा डूबा हुआ पैसा, बैड डेट्स का मतलब डूबा हुआ पैसा। डूबा हुआ पैसा क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो ये बिजनेस के लिए क्या बात है, अब क्या हो गया, एक तरीके से गेन हो गया, फायदा हो गया, इनकम हो गया, जो कह लो। तो ये भी किसका हिस्सा होगा, नॉमिनल का ही हिस्सा होगा। चलो आगे देखते हैं बच्चों क्या है। आगे है बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक क्या होता है, बैंक होता है पर्सनल। भैया बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आओ मैं ज़रा तुमको इसका भी मतलब, जानते हो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब, नहीं जानते हो तो फिर वहाँ क्या पढ़े हो, सारी चीज़ तो बेसिक्स ही हैं। इधर देखो ज़रा,
देखो बैंक, मैं तोड़ के समझा देता हूँ। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक तो तुम जानते हो, और ओवरड्राफ्ट को हिंदी में कहा जाता है अधिविकर्ष, अधिविकर्ष, या मैं इसका अगर संधि विच्छेद कर दूं तो अधिक, अधिक और विकर्ष का मतलब निकाल लिया, निकाल लिया, अधिक निकाल लिया। अधिक क्या, कहाँ से निकाल लिया? बैंक से निकाल लिया। और बैंक से क्या निकालते हैं? पैसा। अच्छा अब पूरा पढ़ लेते हैं। बैंक से अधिक पैसा निकाल लिया, बैंक से अधिक पैसा निकाल लिया, उसी को कहा जाता है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब ये मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 12th में डिटेल में भी पढ़ाऊंगा कि बैंक के फंक्शंस में। वैसे तुमको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपके खाते में मान के चलो अगर 5,000 रुपया है तो आप अपने खाते से 10,000 रुपया भी निकाल सकते हो। लेकिन ये सुविधा जो है, ये सुविधा बैंक अपने वैसे कस्टमर्स को देती है, उपभोक्ता को देती है जो अपने उसके बैंक में करंट अकाउंट खुलवा के रखते हैं। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट खुलवा के रखते हैं। मतलब जितने सारे व्यापारी वर्ग है वो सेविंग अकाउंट से व्यापार नहीं करता, चालू खाता जिसको कहते हैं, चालू खाता से बिजनेस करता है, करंट अकाउंट से। अब बिजनेसमैन को तो कर्ज की जरूरत पड़ती है, तो बैंक ऐसे बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे करके रखती है कि जरूरत पड़ने पर अगर आपके खाते में 5,000 हैं और आपको 10,000 की ज़रूरत है तो आप पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा हम लोग एटीएम में अगर जाएंगे, हमारे खाता में 2,000 रुपया है, हम 10,000 डालेंगे तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो बैंक हमको काहे सुविधा ही नहीं दी है? जानती है कि हम लोग चोर आदमी हैं। 2,000 है, एक के बार डालेंगे 1 लाख रुपया, लेके फिरार चपत हो गया, खोजते रहो। अब बाद में डेथ सर्टिफिकेट बनवा देंगे कि हम मर चुके हैं, जमा करवा देंगे, लीजिए। अब मरा हुआ आदमी से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो बैंक जानती है कि कहाँ से पैसा मिल सकता है, वैसे चुनिंदे कस्टमर को ऐसा सुविधा देती है कि जो पैसा ले तो चुकाए भी। बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, बैंक किसका नेचर हो गया? सीधा ट्रिक पे आ जाते हैं। बैंक किसका बैंक का नेचर क्या हो गया? पर्सनल। तो ओवरड्राफ्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? पर्सनल, बैंक के साथ। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पर्सनल हो जाएगा, सिंपल। तो आप इसको डाल दो किसमें? पर्सनल में लिख दो बैंक ओवरड्राफ्ट। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जब क्वेश्चन करते हैं तो अपन लोग का कॉन्सेप्ट और ताकतवर हो जाता है। अब देखो, एक बार तुम जब कोई भी आइटम पहचानना सीख जाओगे ना तो तुमको जर्नल एंट्री में कभी समस्या नहीं आएगी, कभी भी नहीं। चलो आगे देखो जरा। आगे है सेल्स, उसके बाद है परचेज। सेल्स और परचेज क्या होगा? खरीदने से, इधर देखो, खरीदने से पैसा जाता है, मतलब पैसा खर्च होता है, और सामान को बेचने से पैसा आता है, मतलब आमदनी होता है। तो ये दोनों किससे लिंक्ड हो गया? खर्चा आमदनी से। तो खर्चा आमदनी जहां आ गया, ये क्या होगा? नॉमिनल होगा। तो लिख दो, उसमें क्या है, नॉमिनल के बक्सा में लिख दो, एक में लिख दो सेल्स और उसके नीचे लिख दो परचेज। मतलब सेल्स और परचेज हमेशा नॉमिनल अकाउंट होगा। परचेज, चलो उसके आगे देखो क्या है। पहले तो देखो उसके आगे, पहले तो रेंट है, पहले रेंट पर नजर गड़ाओ। अब उसके देखो, सिंपल रेंट रहता तो क्या रहता? नॉमिनल, किराया दिया। लेकिन क्या लगा है? कौन सा वर्ड? मैजिकल वर्ड लगा है। तो अब इसके खानदान को बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो नॉमिनल से उठा के कहाँ पटक देगा? पर्सनल में। वाह, वेरी गुड। तो प्रीपेड रेंट आप लिख दो पर्सनल की कैटेगरी में। इससे सरल तरीके से आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रीपेड रेंट। आगे देखो क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट। ओहो, कल ये शब्द आया था क्या मैजिकल वर्ड में? अक्रूड आया था ना। अगर सिर्फ इंटरेस्ट रहता तो क्या हो जाता? नॉमिनल। लेकिन फिर मैजिकल वर्ड लग गया इसके साथ, तो मैजिकल वर्ड इसके खानदान को ही बदल देगा। तो लिख दो अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी डिटेल में, चैप्टर में आएगा। अच्छा चलो भैया आगे देखो, आ गया भैया। बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा क्या हुआ? मिल गया।
मतलब अब तो चेहरा मुस्कुराएगा, फ़ायदा हो गया। हम मान लिए थे कि नहीं मिलने वाला है, तो कहाँ लिखेंगे? नॉमिनल में ही लिखेंगे ना, नॉमिनल। तो नॉमिनल में लिख दो बैड डेट्स रिकवर्ड, नॉमिनल में लिख दो बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। चलो भैया आगे देखो ज़रा, आगे है कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड हिंदी में ज़रा पढ़ो क्या लिखा है? आंतरिक भाड़ा शुल्क बिल। देखो दो तरह के खर्चे होते हैं, कैरेज इनवार्ड और कैरेज आउटवार्ड। आसान भाषा में अगर मैं तुमको समझाऊं तो जब भी तुम देखना ट्रक से कोई माल आता है, तो मान लो ट्रक से बालू गिट्टी उतरता है, तो बालू लोड करने में भी तो मजदूरी लगता होगा। जो लोड करता होगा पैसा लेता है कि नहीं? और जो गिराता है वो पैसा लेता है कि नहीं? तो उस क्या एक लोड करने का खर्चा और दूसरा अनलोड करने का खर्चा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कैरेज इनवार्ड और कैरेज आउटवार्ड, तो ये दोनों ही क्या हुए? दोनों ही खर्चे हुए ना। हाँ, और ये दोनों खर्चे हुए तो कहाँ जाएंगे? खर्चा का मतलब ही होता है नॉमिनल। दुनिया का जितना खर्चा है, जितना आमदनी है, सब नॉमिनल। कैरेज क्या लिखा है? आउटवर्ड है इनवर्ड है? इनवर्ड है। लो चलो अगला देखो जरा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी शब्द आ गया, क्या आ गया? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति। ओहो, पकड़ लिया मैंने शब्द को, क्या आ गया? संपत्ति। और संपत्ति क्या होता है? रियल अकाउंट। तो बस रियल वाले बक्से में डालो, बेचारा खाली तन्हाई में जी रहा है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अगला देखो जरा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये भी संपत्ति का हिस्सा है भैया। किसका हिस्सा है? संपत्ति का। तो प्लांट और मशीनरी भी किसका हिस्सा हो जाएगा? रियल का। प्लांट एंड मशीनरी ये भी रियल अकाउंट का हिस्सा हो जाएगा। लो, प्लांट एंड मशीनरी। अगला देखो जरा, गुडविल। गुडविल भी एक एसेट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि एसेट दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। आसान भाषा में कुछ ऐसी संपत्ति होती है जिसको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी संपत्ति होती है जिसको ना तो मैं देख सकता हूँ ना मैं छू सकता हूँ। वैसे एसेट्स को कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे इज्जत, लोग कहते हैं ना कि हमारी जीवन भर की जो कमाई है, हमने भले पैसा ना कमाया हो लेकिन क्या कमाया है? इज्जत कमाया है। तो इज्जत भी संपत्ति ही मानी जाती है, इंसान की संपत्ति है इज्जत। तो आप एक तरीके से गुडविल जो है, आप गुडविल को अभी तो फिलहाल इज्जत ही समझें। और गुडविल कौन सा एसेट होता है? इनटेंजिबल एसेट होता है, जो दिखता नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते। अच्छा, क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या लैंड, लैंड को छू सकते हो? ज़मीन को? क्या ज़मीन दिखता है? दिखता है भैया, ये ज़मीन है, नहीं दिख रहा क्या? आंखों से दिख रहा है ज़मीन है, अंधा भी देख ले, चल ले, पता चल जाए ज़मीन पे चल रहे हैं। अच्छा, बिल्डिंग, बिल्डिंग दिखती है कि नहीं दिखती है? ये टेलीविज़न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पंखा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इज्जत नज़र आ रही है? नहीं। तो जो नज़र आए और जिसको तुम छू पाओ उसको कहते हैं टेंजिबल। क्या कहते हैं? टेंजिबल। क्या चीज़? एसेट, टेंजिबल एसेट। और जिसको ना तो छू पाओ और ना ही देख पाओ, बस महसूस कर सकते हैं भैया, उसको कहते हैं क्या? इनटेंजिबल। उसको कहते हैं इनटेंजिबल। भैया सारे ग्रुप में डाल दो, क्लास चलेगी। फ्लाइट मोड में है फ़ोन मेरा, इको में भी डाल दो, अकाउंट में भी डाल दो, सब में डाल दो, क्लास चलेगी सर बोले हैं। हाँ क्लास चलेगी बुआ, क्लास चलेगी। क्या? अच्छा
नहीं तो क्लास तो चलेगी। ठीक है बच्चों, चलो तो ये था हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जिसको हमने काफ़ी अच्छे ढंग से कर लिया। बक्से को कर दो बंद और एक एक लाइन छोड़ के लिखने की आदत डालो। उससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल साफ सुथरा नज़र आता है, वरना मैसअप हो जाता है, लगता है कि सब मिल गया। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन ज़रा देखो क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ज़रा, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है, खाते की प्रवृत्ति को बताइए कि खाता पर्सनल होगा, रियल होगा, नॉमिनल होगा, व्यक्तिगत होगा, वास्तविक होगा या नाममात्र होगा। अच्छा, एंड सो विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड, विच विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। और किसको डेबिट करेंगे, सबको बोल दो कि क्लास चलेगी जिसका जिसका फ़ोन आए। विच विल बी डेबिटेड, विच विल बी क्रेडिटेड। बात समझ में आ रही है? अच्छा तो ये भी सवाल कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा अलग तरीके से। ये इसमें आपसे पूछा है कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो एक बार जरा रूल मेरे साथ रिवाइज कर लो। इसका गोल्डन रूल क्या था पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बस यही 3 याद रखो। देखो अभी कितना मजा आएगा क्वेश्चन करने में, भूलोगे तो नहीं है सारी चीजें। चलो चलो लिख दो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी में लिख दो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, अंडरलाइन कर दो। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। अच्छा सबसे पहले बोला है कि रेंट रिसीव हुआ है। सबसे पहले बोला देखो 1 नंबर, 1 नंबर में क्या बोला बच्चों, रेंट रिसीव्ड, आपको किराया प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बता रहा है कि किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। तो आपको 2 चीज ऐसा सोचना है जो किसी ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होगा। अच्छा तो जब आपको किराया मिलेगा तो 2 खाते आपको खोलने पड़ेंगे। आपको किराया मिला, किराया मिला मतलब क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। कैश मिला होगा तो एक खाता जो खुलेगा वो खुलेगा कैश अकाउंट, एक खाता जो खुलेगा वो खुलेगा कैश अकाउंट। और दूसरा क्या मिला आपको, किराया मिला। तो आप क्या खोलोगे, एक खाता और खोलोगे जिसका नाम है रेंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले फेज में क्या करना है, सोचना है कि कौन से 2 खाते अफेक्ट होंगे। तो हमको पता चल गया कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट। अब आपको पहचानना है कि इनमें से इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है। तो कैश अकाउंट का नेचर क्या होता है, अगर कैश अकाउंट की नेचर की बात करूं तो गुड़िया क्या होता है कैश अकाउंट का नेचर, रियल होता है। बिल्कुल, तो कैश अकाउंट का नेचर हो गया रियल अकाउंट, वेरी गुड। और रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट का नेचर क्या हो गया, नॉमिनल। यस नॉमिनल। ऐसे ही कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल सही जवाब देते देते सही दो या गलत फर्क नहीं पड़ता। अब देखो तो हमने पहचान लिया। अच्छा अब रियल का, अब हमको ये भी बताना है, सवाल में पहले तो बोला है कि नेचर बताओ और एक पंगा और डाल दिया, बोला कि नेचर के बाद ये भी बताओ कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री बनाने के पहले ये कॉन्सेप्ट बेहद ज़रूरी है, आपका जर्नल इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो अभी आप बच्चे हो तो अभी एक एक रूल के हिसाब से करेंगे। बाद में क्या होगा कि जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक सीधा बना दोगे बिना किसी रूल के।
ठीक है, क्योंकि करते करते मैं आपको इतने टिप्स एंड टिप्स टेक्निक्स बता दूंगा कि आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अभी बच्चे की तरह रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, कैश यहाँ आया है कि गया है? आया है। और रूल क्या कहता है कि कम्स इन को क्या करो, जो आया उसको क्या करो, डेबिट करो। तो इसीलिए कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। लो, इसको कर देंगे डेबिट। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, रेंट नॉमिनल है, तो यहाँ अब देखना है नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे खर्चे और आमदनी को क्या करो, डेबिट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ, खर्चे नुकसान को डेबिट करो, डेबिट। उसके बाद क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अच्छा, तो रेंट तो भैया जो आपको मिला वो आपके लिए इनकम है ना। रेंट जो आपको मिला वो आपके लिए यहाँ पर क्या है, इनकम है। तो इनकम है, तो इनकम को क्या करते हैं नॉमिनल में, क्रेडिट या डेबिट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम को क्या करो, क्रेडिट करो। कल भी ये बताया तो था कि अगर चेहरा मुस्कुरा रहा है मतलब इनकम हुआ है तो उसको करते हैं क्रेडिट, और चेहरा अगर मुरझाया हुआ है मतलब लॉस हुआ है, खर्चा हुआ है, उसको करते हैं डेबिट। तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ना, इनकम है, क्रेडिट, इसको करेंगे क्रेडिट। और वैसे भी बच्चों, अगर एक आपने पहचान लिया तो दूसरा अपने आप पहचान लोगे। अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, अगर एक क्रेडिट है तो दूसरा ऑटोमेटिक डेबिट है। क्योंकि अकाउंटिंग किस आधार पर होती है, किस सिस्टम के आधार पर? कल बताया था, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है ट्रांजैक्शन या तो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो इसको लिख लो 1 नंबर करके, रेंट ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के। ये हम लोग कर रहे हैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। चलो 2 नंबर में क्या है इसके, हाँ 2 नंबर में है इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या ये तुम नहीं बना लोगे? इधर देखो भैया, क्या अब यहाँ क्या मिला 2 नंबर में? 2 नंबर में बोला कि मुझे क्या मिला, रेंट ना मिलके क्या मिल गया, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी मिला होगा किस में, कैश में। और तो यहाँ बस रेंट की जगह यहाँ क्या कर देंगे, इंटरेस्ट। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। चलो तीसरा क्या है बच्चों, देखो तो जरा, मशीनरी परचेज। अच्छा, इसका जर्नल, अगर मैं तुमको जर्नल कहूँ तो जर्नल भी बना लोगे। जब तुमको पता चल गया एक को डेबिट करेंगे दूसरे को क्रेडिट, जर्नल का फॉर्मेट पता है ना, या नहीं पता है? नहीं पता है तो रहने दो, बाद में सीखेंगे। एक एक करके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या ज़्यादा अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं पहले ही बोला था कि मैं मान लूँगा कि आप क्या हो,
ज़ीरो, क्या हो, ज़ीरो। और क्या बनाऊंगा मैं, हीरो। इस बैच का नाम ही रख दूंगा 0 to हीरो बैच। चलो तीसरा क्या है, देखो तो ज़रा, तीसरा क्या है, मशीनरी परचेज्ड। वाह, अब देखो यहाँ फिर तुमको सोचना है कि कौन से दो खाते खुलेंगे। सबसे आसान तरीका, कौन से दो खाते खुलेंगे। मशीनरी खरीदा है, मशीनरी खरीदा है, ये देखो तुम एक बायर हो भैया, तुम एक बायर हो, बायर, खरीदा है तो तुम क्या हो, बायर हो। अच्छा, और क्या खरीदा है, क्या खरीदा है, मतलब मशीनरी तुम्हारे पास आ गया, मशीनरी, मशीनरी आ गया। और मशीनरी खरीदने के लिए तुमने दिया क्या होगा, तुमने दिया क्या होगा, कैश। तो ये लो कैश, तुमने दिया होगा कैश सेलर को, ये लो, ये है सेलर, ये है सेलर जिसने सामान बेचा। ठीक है, तो कैश आया है या गया है, कैश गया है, कैश गया है और मशीनरी आया है, मशीनरी आया है। चलो इसका मतलब ये तो पता चल गया कि यहाँ दो खाते कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, एक मशीनरी और दूसरा कैश। तो बच्चों इसके मैं दो हेडिंग्स बना लूंगा, एक बना लूंगा मशीनरी, एक बना लूंगा मशीनरी और दूसरा बना लूंगा कैश, और दूसरा बना लूंगा कैश। मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब एक बात बताओ, तुमको फिर से पहचानना है सबसे पहले नेचर। मशीनरी क्या होता है, एसेट, एसेट होने से क्या हो गया, रियल। तो मशीनरी का नेचर हो गया बच्चों रियल अकाउंट, बिल्कुल सही बात, आपने सही जवाब दिया। और कैश का नेचर, यस, कैश का नेचर भी बिल्कुल रियल, रियल। अच्छा, दोनों ही रियल हो गए। और रियल का रूल अगर मैंने तुमको बताया हो, गोल्डन रूल, तो क्या बताया था, डेबिट करो, किसको, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसको क्या करो, जो जाए उसको क्रेडिट करो। अब तुमको तो आना भी पता है और जाना भी पता है। आया कौन है, मशीन, गया कौन है, कैश। तो आने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और रियल अकाउंट को, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट, सिंपल। और ये प्यारा सा फ्लो चार्ट भी बना लेना इसके नीचे कि तुमको याद रहेगा। तो अकाउंट्स बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, बहुत सिंपल। बजाते आप कैसे उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। चलो तुम अपने सबसे पहले क्या करो, नोट्स को खोल लो, थ्योरी वाले नोट्स को, थ्योरी वाले नोट्स को, ट्रेडिशनल अप्रोच खोलो, खोल पेज पलटो, ये भी पढ़ लेना। इसमें देखो ट्रेडिशनल में नीचे लिखा है, पेज नंबर 3 पर चले जाओ, 3rd नंबर पेज पर, ये भी पढ़ना। 2 पर जो लिखा है उसको भी पढ़ोगे। ये मैं फ्लो चार्ट क्लास में बनाया था, आपको बनवा दूंगा। उधर इम्पर्सनल में 2 लिख लेना, रियल और नॉमिनल, ऐसे हेडिंग देके, और पर्सनल में 3 लिख लेना। क्या क्या, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंट, मैं कल लिखवा दूंगा अच्छे से, चिंता मत करो। और उसके नीचे जो दिया है सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देखो पर्सनल अकाउंट दिया है नीचे, वो पढ़ना है। अगला पेज पलट लो, देखो उसका रूल भी दिया है डार्क में, मैंने एकदम अलग अलग तरीके से कर दिया है। रूल देखो दिया है पर्सनल का रूल, नीचे डार्क में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ ठीक है, चलो उसके नीचे होगा रियल, उसके नीचे होगा नॉमिनल, ये सब पढ़ना है। अगले पेज पर देखो मैंने एक टेबल बनाया है, टेबल में मैंने आपको दिखाया है कि नॉमिनल अकाउंट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा पर्सनल में। हाँ टेबल में दिख रहा है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले टेबल में क्या लिखा है, इंटरेस्ट अकाउंट।
इंटरेस्ट अकाउंट है तो क्या है, ऊपर देखो, ऊपर उसके हेडिंग में क्या लिखा है, नॉमिनल। नॉमिनल इंटरेस्ट अकाउंट के हेडिंग में क्या है, नॉमिनल। और इंटरेस्ट अकाउंट कब पर्सनल बन जाएगा, जब देखो उसके साथ कौन कौन सा शब्द जुड़ गया, सारे शब्द एक साथ लिख दिए हैं, आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है। तो ये आपको दिखाया हूं मैं कि कैसे नॉमिनल अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पर्सनल अकाउंट में। और उधर सारे के सारे मैजिकल शब्द मैंने लगा के आपको बताए होंगे। और उसके नीचे मैंने क्या किया है, सारे रूल को समरी लिख दिया है। देखो, अगर कोई भी खाता नॉमिनल अकाउंट है, पढ़ने का तरीका देखो, बातें नहीं, अगर कोई भी खाता नॉमिनल अकाउंट है, सॉरी पर्सनल अकाउंट है, तो रूल क्या है, ऊपर देखो लिखा है अकाउंट टू बी डेबिटेड और उसके बगल में लिखा है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो अगर कोई भी खाता पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट किसको करेंगे, रिसीवर को, और क्रेडिट किसको करेंगे, गिवर को। उसके नीचे देखो, अगर कोई भी खाता रियल अकाउंट है तो डेबिट किसको करेंगे, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट किसको करेंगे, व्हाट गोज आउट। और उसके नीचे क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल में डेबिट किसको करेंगे, एक्सपेंस एंड लॉस। और उधर अब बताओ, इससे फैंटास्टिक नोट्स हो सकता है। एक एक चीज को समराइज करके दे दिया हूं कि किसी प्रकार की तुमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, चलो, तो यहां तक आप घर से पढ़ के आओगे। जो सवाल करवाया है उसको दोबारा से अपने से फेयर कॉपी में कर लेना, सोच सोच के। बस 5 से 7 दिन में तुमको एक्सपर्ट बना दूंगा इस चैप्टर में। ठीक है, चलो, टेक केयर, कल मिलते हैं। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी